टाइम था 24 अप्रैल 2025 का, जब हरियाणा के हिसार से राजस्थान के बहरोड में कॉल किया जाता है और कॉल करने वाले व्यक्ति ने ये बात एक महिला को बताई कि आपकी इस तरीके से जो बेटी है भावना यादव, वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से जल चुकी है और वो इस टाइम उसे एक हॉस्पिटल में लेकर आ चुका है। ये इस हॉस्पिटल में इसे लेकर आया है और सारी ही बातें वो उसे डिटेल से बता रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस महिला को विश्वास नहीं होता है कि जरूर ये कोई ना कोई फ्रॉड कॉल होगा, तो वो यही बात सोचकर उस फोन को काट देती है। और उसके बाद गायत्री नाम की उस महिला ने डायरेक्टली अपनी बेटी के पास ही कॉल किया, लेकिन उसकी बेटी भावना अब उसका फोन नहीं उठा रही थी। तो अब वो महिला थोड़ी चिंता करने लगती है कि हो सकता है असल में ही उसकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो वो दोबारा से उसी व्यक्ति के पास कॉल करने लगती है जिसका कि आखिरी टाइम में उनके पास कॉल आया था, लेकिन ये व्यक्ति अब फोन नहीं उठा रहा था। तो वो बार बार कॉल करने लगती है, कभी वो उसके पास वीडियो कॉल कर रही थी और इसी बीच उद्देश्य नाम के उस लड़के ने फोन उठा लिया। उसने सारी ही चीजें बताई कि आपकी बेटी कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा बुरे तरीके से जल चुकी है, इसने अपने आप को आग लगा दी थी और वो हिसार के इस हॉस्पिटल में इस टाइम इसे लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसके पास आ पहुंचिए। और जैसे ही गायत्री यादव को इस बारे में पता चलता है तो वो इस टाइम स्कूल में थी, एक और टीचर को वो अपने साथ लेकर बहरोड से सीधा का सीधा हिसार आ पहुंचती है। पूरी की पूरी डिटेल इस टाइम तक ले ली गई थी और जैसे ही वो यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचती है तो यहाँ पर आने के बाद उसने अपनी बेटी का हालचाल देखा, जिसे कि पहली नजर में ही देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि उसकी बेटी लगातार अब चिल्ला रही थी कि उसे बचा लिया जाए, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसके बाद उसकी माँ ने ये बात कही कि वो उसका इलाज यहाँ पर नहीं करवाने वाले, जबकि राजस्थान में ही करवाने वाले हैं, और वो उसे अपने साथ लेकर राजस्थान चले भी जाते हैं। लेकिन इसी बीच भावना की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब उसकी माँ ने पूछना शुरू किया कि वो आखिरी टाइम में कॉल किसके द्वारा किया गया था, वो बंदा कहाँ पर चला गया, तो उसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे कर अब जब से भावना ने अपनी जान गंवाई थी तो पहले तो उसकी माँ का पूरा ध्यान अपनी बेटी की जान बचाने पर था, लेकिन उसने तो अपनी जान गंवा दी। तो अब वो पुलिस वालों के पास जाती है और सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगती है कि जनाब उनकी बेटी का एग्जाम था 23 तारीख को, जिसके लिए वो 21 तारीख को ही दिल्ली अपनी बहन के पास चली गई थी और 23 तारीख को उसका एग्जाम था। एग्जाम के बाद वो सीधी की सीधी अपने घर पर ही आने वाली थी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये यहाँ पर हिसार में एचएयू में कैसे आन पहुंची। और दूसरी तरफ जो वो उद्देश्य नाम का लड़का था, उसके बारे में भी उसकी माँ का ये कहना था कि मैंने सारी की सारी डिटेल अब तक पता कर ली है, हम उसे डायरेक्टली तो नहीं जानते, लेकिन वो हमारी रिश्तेदारी में ही पड़ता है, वो हमारे जान पहचान के रिश्तेदारों का रिश्तेदार है। और इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि उस लड़के ने उसे इतना ज्यादा बुरे तरीके से जलाकर मार डाला, और वहां पर असल में कांड क्या हुआ था। 24 तारीख को सुबह 8:35 में मेरे पास कॉल आया कि मैं उद्देश्य बोल रहा हूँ और आपकी बेटी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है, जल गई। मैंने उसको धमका दिया, मुझे लगा फेक न्यूज़ है, फेक होगा कॉल। मैं कहा बताऊँ क्या, रख फ़ोन बदतमीज़। मैंने फिर अपने बेटी के पास कॉल किए, अब उसके फ़ोन मुझे लगे नहीं, कोई रिसीव नहीं हुए, तो मैं घबरा गई। मैंने फिर बैक कॉल उसी को की कई बार, फ़ोन पे फिर उसने उठाए। तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैं कहा वीडियो कॉल उठा, फिर नहीं किया, फिर यही किया, 4-5 बार वीडियो कॉल की, फिर एक बार वीडियो कॉल उठा। तो उस वीडियो कॉल में कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई उसको, वहाँ वो भी किसी नर्स के हाथ में, बेटी करवट सी लेके लेटी हुई थी और पूरी बर्न थी और विदाउट एनी क्लॉथ। तो उस समय मैं उसको देख के एकदम से सडनली शॉक में चली गई। स्कूल में थी, यही समझ में नहीं आ रही थी मैं अब करूँ क्या। मैं अपने स्टाफ मेंबर को लेके फिर गुड़िया के चाचा को बुलाया और मैं वहाँ गाड़ी लेके हिसार के लिए निकल गई। रास्ते में उसका फिर मैसेज कॉल आया कि आधार कार्ड वगैरह भेजो। मैंने उसके, मेरे बेटी के जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे फ़ोन पे सेंड कर देगी कि इसके वो ना। वहाँ हम लगभग पहुँचे होंगे 12 साढ़े 12 के आसपास। तो बेटी की स्थिति देख के सब दिन यही कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी, ना वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना मम्मी बचा लो और आपकी बेटी को कर दिया कुछ ऐसा टुकड़ों में। वहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, बोला आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा, ओटी में
हम लगभग 3 बज गए, लेकिन डॉक्टर मिला, हम रेफर करवा के उसको जयपुर के लिए रेफर करा लिया। और तब तक पुलिस ने उद्देश्य के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि जब ये लड़की जल गई थी और जब वो इसे यहाँ पर एडमिट करवाने के लिए आया था तो ये सारी ही चीजें सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो चुकी थी। हॉस्पिटल वालों ने उद्देश्य का तब तक आधार कार्ड ले लिया था, वो अपने साथ 1-2 और लड़कों के साथ आया था, उन्हें भी वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। वो लगभग अगले आधे 1 घंटे तक वहां पर खड़ा रहता है, जानकारी लेता है कि अब उसकी हालत कैसी है, लेकिन उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तब तक उसकी माँ वहां पर आ चुकी थी और उसने तो डायरेक्टली जाकर अपनी बेटी को ही संभाला था। और इस टाइम जो ये उद्देश्य नाम का लड़का था ये पूरे तरीके से गायब हो चुका था। उद्देश्य के बारे में जब और ज्यादा डिटेल निकाली जाती है तो ये बात पता चलती है कि ये HAU में ही क्लर्क के पोस्ट पर लगा हुआ है। और दूसरी तरफ भावना यादव इस टाइम MBBS करके आ चुकी थी। इसने फिलीपींस से अपनी MBBS को कंप्लीट किया था और अब इसका दिल्ली एग्जाम था, तो ये वहां पर गई थी, लेकिन इसकी माँ को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं कि ये HAU में कैसे जान पहुंची। और इन सारी ही चीजों के बारे में सिर्फ वही बंदा बता सकता है जिसने कि इसे इतना ज्यादा बेरहमी से मार डाला। और पुलिस वाले जब इस केस के ऊपर तहकीकात करने शुरू करते हैं, क्योंकि लगातार गायत्री यादव पुलिस वालों के ऊपर दबाव बना रही थी, उन्होंने साफ साफ ये बात बोल दी थी कि अगर पुलिस ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठने वाले हैं। सारी ही चीजें इस टाइम तक पुलिस वालों की समझ में आ चुकी थी। उद्देश्य को पकड़ने के लिए पुलिस वाले काफी सारे ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा देते हैं और 1 तारीख को वो पकड़ा भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो पकड़ में आता है तो काफी सारी ऐसी बातों का खुलासा होता है जिसके बारे में अभी तक पुलिस वालों को अंदाजा ही नहीं था। उद्देश्य ने सारी ही चीजें डिटेल से पुलिस वालों को बतानी शुरू की। इसके अलावा उद्देश्य की माँ ने, उसकी पत्नी ने, जिस भी तरीके से जो कुछ भी वो लोग जानते थे वो सारी ही चीजें पुलिस को बतानी शुरू की। उद्देश्य ने बताया कि हाँ जनाब, मैं इस लड़की को 2018 में हम दोनों की एक शादी में मुलाकात हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगे थे। पहली मुलाकात में ही हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। बाद में मैं इसी तरीके से यहाँ पर HAU में क्लर्क लग जाता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसकी माँ को देखा जाए तो उनका ये कहना था कि इनकी बेटी अब कुछ एक दिनों बाद ही MBBS कर लेगी, ये एक काफी अच्छी डॉक्टर बन जाएगी। और इसे अगर देखा जाए तो ये तो एक नॉर्मल सा क्लर्क है। इस रिश्ते से इसकी माँ ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। दूसरी तरफ उद्देश्य की माँ का ये कहना था कि अब उनका बेटा शादी के लायक हो चुका है तो इन्हें अपने बेटे की शादी करनी है। उद्देश्य ने अपनी माँ को सारी ही चीजें डिटेल से बता दी। दूसरी तरफ भावना भी उद्देश्य की माँ से मिलने के लिए जाती है और भावना यादव भी उद्देश्य की माँ के पास जाकर सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगती है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम लोग शादी करना चाहते हैं। उद्देश्य की माँ को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बारे में भी पता था कि भावना की माँ इस रिश्ते से इनकार कर रही है। तो उद्देश्य की माँ ने यही बात कही कि अगर तुम अपनी माँ को मना सकती हो तो देख लो, नहीं तो हम लोगों को अपने बेटे की शादी तो करनी ही है, हम लोग इसकी शादी कहीं और कर देंगे। हमें इस बात में बहुत ज्यादा खुशी है कि अगर तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, तुम्हारी ही शादी हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारी माँ इस बात के लिए नहीं मानती है तो हम लोग तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। यूं ही टाइम बीतता रहता है और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उद्देश्य की माँ ने भावना को ये बात कॉल करके साफ साफ बता दी कि बेटा इस तरीके से हमारे बेटे के काफी सारे इस टाइम रिश्ते आ चुके हैं, हमें इसकी वैसे भी शादी तो करनी ही है, तो हम आपको 15 दिनों का टाइम देते हैं, आप अपने माता पिता को मना लीजिए। अगर आप नहीं मना पाते हैं तो हम लोग हमारे बेटे की शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन उस टाइम भावना का नंबर फिलीपींस में MBBS में पड़ चुका था और उसकी माँ ने उसे वहां पर भेज दिया था। आंटी मेरी शादी करवा दो उद्देश्य से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसके बाद मैंने ये कहा था उससे कि मेरा बेटा क्लर्क है और आप डॉक्टर बनने जा रही हो और मैं हूँ एक घरेलू औरत, तो मुझे तो ऐसी चाहिए जो मेरा घर का काम करवा। तो उसने कहा मुझे सब कुछ आता है। उसके बाद बात होली, वो बात बहुत दिन पहले की होगी। उसके बाद उस लड़की ने बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा किया अपने घर में शादी करने के लिए, लेकिन उसकी माँ ने भी किया है। अब कमरे में बंद होगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं शादी नहीं होने दूंगी। दोनों माँ बेटियों ने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया है। तो उसके माँ ने मेरे बेटे से भी फ़ोन किया है
तो एक मामूली शकल रखा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तेरे और उसका क्या बराबरी से, ऐसे उन्होंने कही से, या उसकी क्या बराबरी है, मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर भी मैंने सोचा हो सकता है मेरा बेटा भी उसे प्यार करता हो। मैंने शादी सगाई होने से पहले उससे फोन किया था, भावना मैं अपने बेटे की सगाई कर रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं शनिवार एतवार न, मतलब बहुत ज़्यादा रिश्ता बड़ा आया करता कि यदि तने रिश्तो करनू से तो मैं तने आखिरी बार कर, यदि तने रिश्तो करनू से तो तन मैं 15 दिन को टाइम दे रही हूँ, 15 दिन में तू अपना घर का न मना कर मेरे घर भेज सका सा तो देख उस, और यदि नहीं भेज सका तो इसके बाद देख कुछ भी हो मैं कुछ नहीं कर सकूँ इस मामला में। बाद में उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने शादी कर ली, सगाई करी, सगाई भी 10 महीने रही से और शादी कर ली। लड़को अगो ये दोनों पति पत्नी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अब वह लड़की इनके बीच में फिर आई है और अब बार बार धमकी दे रही है मैं मर जाऊंगी। मेरे बेटे को कह रही है कि अपनी पत्नी को डिवोर्स दे। उस टाइम तो भावना अपनी माँ को नहीं बना पाती है, लेकिन जैसे ही उसकी MBBS कंप्लीट होती है, वो वापस इंडिया आती है, तो यहाँ पर आने के बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब वो दोबारा से उद्देश्य से मिल जाती है और उसे देखते ही उसे अपना पुराना प्यार याद आ जाता है। उसके बाद वो उसे दोबारा से जाकर प्रपोज कर देती है, लेकिन उद्देश्य ने सारी ही चीजें डिटेल से बताई कि मेरी तो इस तरीके से इस टाइम तक शादी हो चुकी है, मेरा एक 2 साल का बच्चा भी है और अब हम दोनों अगर ना ही मिलें तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस टाइम तक भावना उसके प्यार में बहुत ज्यादा डूब चुकी थी। उसने साफ साफ ये बात बोल दी कि वो इससे ही शादी करने वाली है, अगर ये इससे शादी करने से मना करेगा तो ये कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेगी। और उसके बाद उद्देश्य ने इस बात से इनकार कर दिया कि जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस टाइम इसकी शादी हो चुकी है, तुम ही बताओ कि इसकी पत्नी का क्या होगा। तो भावना का ये कहना था कि अगर वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है तो अभी भी वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ उद्देश्य ने अपनी पत्नी से शादी करने से पहले उसे साफ साफ सारी ही चीजें डिटेल से बता दी थी कि कुछ इस तरीके से मैं पहले एक लड़की से प्यार किया करता था, वो लड़की भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी, जिसके चलते आज के टाइम में हम लोग पूरे तरीके से अलग हो चुके हैं। इस टाइम वो लड़की फिलीपींस में MBBS कर रही है। आगे चलकर ही हमारे बीच किसी भी तरीके का इस बात को लेकर तनाव ना आए, गलत फहमी पैदा ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और उसकी पत्नी निक्की इस बात को समझ भी जाती है। धीरे धीरे कर अब भावना निक्की का ही नंबर निकाल लेती है और उसके बाद निक्की से बात करने लगती है कि वो उद्देश्य से कितना ज्यादा प्यार करती है। बताया जा रहा है कि काफी सारी व्हाट्सएप हिस्ट्री ऐसी सामने आई है जिसमें कि भावना निक्की को साफ साफ बता देती है कि वो इससे एक टाइम में कितना ज्यादा प्यार किया करती थी, आज भी वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और इससे ना मिलने के कारण ये लगातार डिप्रेशन में जाती जा रही है और अगर वो चाहे तो वो इसे डिप्रेशन से निकाल सकती है। इस बात के लिए उद्देश्य की पत्नी भी तैयार हो जाती है और वो ये बात कहती है कि कभी कभार वो उद्देश्य से बात करना चाहती है। उद्देश्य की पत्नी अब भावना की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करती है और वो ये बात कहती है कि चलो ठीक है, जब भी तुम्हारा कभी कभार मन करे तुम इससे बात कर लिया करियो। लेकिन दूसरी तरफ अब इनकी शादी हो चुकी है, इनके परिवार में इनका बेटा आ चुका है, तो प्लीज तो इनकी जिंदगी तो बर्बाद मत कर देना। इसी तरीके की नॉर्मली अब वो बातें किया करती थी और कभी कभार भावना डायरेक्टली निक्की से भी बात किया करती थी। नॉर्मली वो उद्देश्य के बारे में उससे बातें करती और उद्देश्य की पत्नी का ये कहना है कि इस घटना से तकरीबन 1-2 दिन पहले 22 तारीख को और 23 तारीख को उसके पास उसका कॉल भी आया था। उसने ये बात कही थी कि उद्देश्य कहाँ पर है। निक्की ने साफ साफ बता दिया कि वो इस टाइम घर पर ही मौजूद हैं, घर का कुछ एक काम कर रहे हैं। तो भावना ने उससे ये रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे लाइव देखना चाहते हैं, क्या वो उसे दिखा पाएगी, लेकिन उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तो उसने ये बात कही कि वो उसका नॉर्मली एक फोटो खींचकर भेज दे, वो ऐसा कर भी देती है। उसके बाद ये कहती है कि वो इसकी एक वीडियो बनाकर भेजे, लेकिन उद्देश्य की पत्नी इस बात से इनकार कर देती है और उसके बाद भावना बार बार इसके पास रिक्वेस्ट करने लगती है। और जैसे ही 23 तारीख का टाइम आता है तो उद्देश्य तो अपने क्लर्क वाली जॉब पर चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने दिन में अपनी पत्नी के पास कॉल करके ये बात कही कि बार बार भावना का उसके पास कॉल आ रहा है। और शाम के टाइम तो ये बात पता चलती है कि भावना वहां पर HAU में ही पहुंच चुकी है। तो निक्की ने ये बात कही कि अगर वो वहां पर आ चुकी है तो वो अपने जहां पर की अपार्टमेंट लेकर अब वो रहता है वहां पर बिल्कुल भी ना रहे, हो सकता है वो वहीं पर उसके
क्वार्टर में आन पहुंचे तो वो बाहर ही रहे, अपने किसी यार दोस्त के पास चला जाए। और उद्देश्य के अनुसार 21 अप्रैल को मेरे पति ड्यूटी पे गए थे और वो ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद शाम को घर वापस आए थे। तभी मेरे पास एक डॉक्टर जो भावना है उसका मैसेज आता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ है, वो कहाँ है। मैंने उनसे यही बोला कि वो घर पे है। उन्होंने मेरे से बोला कि कोई प्रूफ दो ताकि मैं मान सकूं कि वो तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे है। फिर मैंने उनको बोला क्या प्रूफ चाहिए। उन्होंने बोला कि वीडियो बना के भेजो। मैंने बोला कि नहीं बना सकती वीडियो। बोला तो उनके फोन की वीडियो बना के भेजो। फिर मैंने उनके फोन की वीडियो बना के उनके पास भेज दी। फिर उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल उठाओ, उस पर दिखाओ। फिर मैं बोली नहीं कर सकती मैं वीडियो कॉल। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजो। फिर मैंने ये भी मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती ऑडियो रिकॉर्ड। क्यों ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, क्यों भेजूँ मैं उसके पास सब। फिर मैंने उनके पास वीडियो भेजने के बाद मैंने बोल दिया कि आपको मानना है तो मानो, नहीं तो मानना तो मत मानो। फिर 22 अप्रैल को वो ड्यूटी नहीं गई, उन्होंने छुट्टी कर ली। 23 अप्रैल को वो ड्यूटी पे गए हैं। 23 अप्रैल को शाम को, दिन में मेरी नॉर्मल बातें होती हैं। 23 अप्रैल को फिर उनका शाम को कॉल आता है। उन्होंने यही बताया कि मैंने उस लड़की को यूनिवर्सिटी में देखा है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्वार्टर पे ना रह के आप किसी भी अपने दोस्त के पास चले जाएं। फिर मेरी उनसे बात सुबह होती है, नॉर्मल बात होती है, वीडियो कॉल पे भी होती है। वीडियो कॉल पे भी मैंने उनसे यही पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उनका मेरे पास 9:15 9:30 के समथिंग कॉल आता है। उन्होंने बताया कि वो क्वार्टर के बाहर की साइड में थे और तभी उनको क्वार्टर में आवाज आती है तो वो जाके देखते हैं तो आग लग रही थी। उन्होंने और उनके पास क्वार्टर में ही एक लड़का और रहता है, उन्होंने और उनके पड़ोसी ने उनकी आग बुझाई है। उसमें एक लड़की जो जली हुई थी उसकी आग बुझाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और भर्ती करवाने के बाद में उन्होंने उनकी मम्मी के पास भी कॉल किया है। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो वापस शाम को अपने क्वार्टर पर पहुंचता है तो वहां पर भावना पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। और वहां पर कुछ एक ऐसी घटनाएं घटती हैं कि भावना ने साफ साफ उद्देश्य से ये बात कह दी थी कि वो अगर अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर इसके साथ शादी नहीं करता है तो वो खुद में आग लगा लेगी। वो अपने साथ एक पेट्रोल की बोतल लेकर आई थी और उसने अपने ऊपर वो तेल उड़ेल लिया था। उसके बाद वो खुद को आग लगा लेती है। लेकिन इस टाइम उद्देश्य वहां पर अकेला नहीं था, जबकि इसके अलावा 2 से 3 लोग और भी मौजूद थे। तो उन्होंने उठा कर इसके ऊपर पानी फेंका था और उसके बाद जैसे तैसे कर इसे कंबल वगैरह उठाकर हॉस्पिटल में इसे लेकर आए थे। और आखिरी टाइम में जब ये हॉस्पिटल के अंदर घुस रही थी तो पैरों को देखकर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था कि इसके ऊपर पानी डाला गया है। और उसके बाद उद्देश्य का ये कहना था कि जिस तरीके का यहाँ पर माहौल बन चुका था, मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था। मैं इससे कुछ भी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि ये अपनी जान गंवा दे या फिर यहाँ पर HAU में आकर खुद को आग लगा ले। उसके बाद मैं इसकी जान बचाने के लिए वहां पर हॉस्पिटल में लेकर गया था। इसकी माँ को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन ये सारा का सारा जब मामला घटा था तो मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था, जिसके चलते मैं वहां से भाग जाता हूँ। ये सारा का सारा उद्देश्य का कहना था। पुलिस के सामने अब उद्देश्य ने भी खुलकर अपनी सारी ही बातें बता दी थी। दूसरी तरफ भावना की माँ गायत्री ने भी सारी ही चीजें डिटेल से बता दी थी। और अभी भी पुलिस इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या उद्देश्य ने जो कुछ भी बताया है वो सारी ही बातें सच हैं। और जैसे ही इस केस का रिजल्ट सामने आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कर दूंगा। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही कहानी के बारे में सुन चुके हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर असल गलती किसकी है? जिस तरीके से कि व्हाट्सएप चैट के बारे में भी बताया जा रहा है और भावना बहरोड से दिल्ली अगर गई थी तो वो हिसार कैसे आन पहुंची? काफी सारे ऐसे सवाल हैं जिनका की जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कि उद्देश्य ने बताया कि शादी के बाद भी उसने साफ साफ बता दिया था कि वो इसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पहले से शादी हो चुकी है। तो उसके बाद जो भावना लगातार उसके ऊपर दबाव बना रही थी, ये बात कहां तक सच हो सकती है? और अगर सच हुई तो ये कहां तक सही है? आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? और दोस्तों, इस तरीके की घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताकर मैं विचलित तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं कि किसी भी तरीके का गलत कदम आप लोगों को हड़बड़ी में नहीं उठाना चाहिए। सामने वाले की परिस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, आराम से बैठकर बात करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो बाद का जो रिजल्ट सामने आता है वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।
ये पूरी की पूरी घटना शुरू हुई 2011-12 में, जब उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक महिला राजलक्ष्मी अपने पति के साथ मंदिर गई हुई थी। वो दोनों के दोनों पति पत्नी हर रोज ही मंदिर जाया करते थे, क्योंकि इन्हें अभी तक बच्चे नहीं हुए थे। तो 2012 में भी एक दिन वो लोग मंदिर में गए हुए थे, और जब वो लोग मंदिर से वापस लौट रहे थे तो रोड पूरा का पूरा सुनसान हो चुका था, क्योंकि उस दिन बारिश का मौसम हो चुका था। कोई भी व्यक्ति गीला नहीं होना चाहता था, जिसके चलते सारे के सारे लोग टाइम से अपने घर पर वापस जा चुके थे। पूरा का पूरा रोड बिल्कुल सुनसान हो चुका था। अब हल्की हल्की बारिश भी आने लगी थी, और उस टाइम राजलक्ष्मी और उसके पति वापस अपनी घर की तरफ आ रहे थे कि इसी टाइम राजलक्ष्मी को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो उसे पहले तो ये बात लगती है कि यहाँ पर साइड में काफी सारी झाड़ियां वगैरह हैं, तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई जानवर वगैरह फंसा हुआ होगा। हो सकता है यहाँ पर कोई और जानवर घूम रहा होगा, वही ये सारी आवाजें निकाल रहा है। लेकिन ये सारी ही आवाज उसका पति भी बिल्कुल साफ साफ सुन सकता था। तो उसने राजलक्ष्मी से पूछा कि मुझे थोड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुम्हें भी सुन रही है? तो राजलक्ष्मी कहती है कि हाँ, उसे ये आवाज थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि ये तो किसी इंसान के रोने की है, मानो कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। लेकिन इस वीरान इलाके में बच्चा कहां से आने वाला होगा? सारे ही लोग पहले ही अपने घर पर जा चुके हैं। तो यही बातें आपस में करते करते ये पति पत्नी उसी तरफ जाने लगते हैं जहां से ये आवाज आ रही थी, और वो लोग एक डस्टबिन के पास जा पहुंचते हैं। जब उन लोगों ने उस डस्टबिन के अंदर झुककर देखा, क्योंकि ये डस्टबिन काफी ज्यादा बड़ा था, तो उसमें उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो एक नवजात शिशु इस टाइम लेटा हुआ है। अकेला होने के कारण वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रहा है। तो राजलक्ष्मी तुरंत उसे अपनी गोद में ले लेती है, और उसके बाद वो दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, इस छोटी सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा कि इसे इतनी ज्यादा भयानक सजा दी जा रही है। ये बात सोचकर उन्हें पता तो चल ही चुका था कि इसे इस टाइम कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया है, तो इसके माता पिता इसे ढूंढने वाले तो होंगे नहीं। लेकिन उन्हें अभी भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा ये जरूर था कि हो सकता है उसकी माँ का बाद में मूड बदल गया होगा, और हो सकता है वो बाद में अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए जब उस डस्टबिन के पास पहुंची होगी तो उसे वहां पर ये बच्ची मिली ही नहीं होगी। तो इसे हमें एक ऐसी जगह पर पहुंचा देना चाहिए जहां पर कि रहने के बाद हो सकता है इसके घर वाले इसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाएं। तो पुलिस वालों के पास वो लोग जाते हैं, काफी सारी और भी ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि ये बच्ची अपने माता पिता तक पहुंच पाए। लेकिन तकरीबन अब 15-20 दिन का टाइम बीत चुका था, इसे लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। और उसके बाद राजलक्ष्मी ने अपने पति से ये बात कही कि क्यों न हम लोग ही इस बच्ची को पाल लें। भगवान की कृपा से अगर हमें बच्ची मिली है तो हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, हमें इसका अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह हम लोग इसे पालने वाले हैं। इस बात के लिए राजलक्ष्मी के पति भी तैयार हो जाते हैं, और उन दोनों ने इस लड़की का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो लोग अगले काफी दिनों तक बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन एक साल ही अभी इन सारी ही बातों को बीता होगा कि दूसरी तरफ राजलक्ष्मी के पति एक्सपायर हो जाते हैं। अब पूरा का पूरा जो उनके घर की जिम्मेवारी थी वो राजलक्ष्मी के ऊपर आ चुकी थी। इनके घर पर अब एक छोटी सी 1 साल की लड़की भी थी, तो राजलक्ष्मी को उसका भी पूरा ध्यान रखना था। अब घर खर्च अगर चलाना है तो उसे जॉब भी करनी होगी। लेकिन राजलक्ष्मी अपने आप को मजबूत बनाते हुए इन सारी ही चीजों के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो उसी घर में रह रहकर उसे बार बार अपने पति की याद आया करती थी, उनसे जुड़ी हुई पुरानी यादों को वो याद किया करती थी, और इससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी, जिसके चलते वो अपना पुराना घर छोड़कर उड़ीसा के गजपति के परलामुंडी में चली जाती है और वहां पर किराए पर रहने लगती है। अब वो जॉब किया करती थी, इसके साथ साथ अपनी बेटी का पालन पोषण भी कर रही थी, क्योंकि उसने ये बात सोच ली थी कि ये इसने गोद नहीं ली है, जबकि ये तो इसकी खुद की बेटी है। और इसी तरीके से वो उसका एक स्कूल में एडमिशन भी करवा देती है, और धीरे धीरे कर राजलक्ष्मी की बेटी अब बड़ी होने लगती है। वो लोग उस टाइम वहीं पर बाजार में ही रहा करते थे। हर रोज का राजलक्ष्मी का यही काम था कि वो अपनी जॉब पर चली जाती, पूरे ही घर का मैनेजमेंट उसने संभाल रखा था, और उसके बाद वापस घर पर आने के बाद अपनी बेटी से पूछती कि अब वो क्या कर रही है, उसकी पढ़ाई
पढ़ाई कैसी चल रही है और नॉर्मली वो अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही थी। उसकी बेटी भी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो टाइम बीतता रहता है और जब उसकी बेटी 12 से 13 साल की होती है तो राजलक्ष्मी को इस बारे में पता चलता है कि उसकी बेटी तो गलत आदतों में पड़ चुकी है। उसने आराम से बैठकर अपनी बेटी के साथ बात करने के बारे में सोचा, लेकिन उसकी बेटी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है और उसके बाद राजलक्ष्मी ने अपनी बेटी को थोड़ा जोर जबरदस्ती से धमका कर ये बात बतानी शुरू की कि बेटा जिस रास्ते पर तुम चल रही हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस टाइम उसकी बेटी सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 साल की ही हुई थी और वो 2 लड़कों के साथ अफेयर चला रही थी। एक था गणेश जो कि वहीं पर पास के ही एक मंदिर का सहायक पुजारी था और दूसरा उसी का दोस्त दिनेश साहू जो कि 20 साल का था। इन दोनों ही लड़कों के साथ वो लड़की इस टाइम अफेयर चला रही थी और इन सभी बातों के बारे में जैसे ही राजलक्ष्मी को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाती है गुस्से से और अपनी बेटी को धमकाना शुरू कर देती है और जोर जबरदस्ती वो अपनी बेटी के साथ जब करती है उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से धमकाने लगती है तो उसकी बेटी भी मान जाती है। कुछ एक दिन तो बीतते हैं। अब राजलक्ष्मी को ये अंदाजा था कि जरूर इस लड़की ने उन दोनों ही लड़कों का पीछा छोड़ दिया होगा और उन लड़कों से अब ये नहीं मिलती होगी और अब ये पूरे तरीके से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही होगी। उसने आराम से बैठाकर अपनी बेटी को समझाना शुरू किया कि बेटा अभी तुम्हारी एज बहुत ज्यादा छोटी है, तुम्हें ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। जब तुम बड़ी हो जाओगी, जॉब लग जाओगी, उसके बाद भले ही तुम किसी के साथ भी शादी कर लेना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तुम काफी ज्यादा छोटी हो, ये सारी चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती। अगर अभी तुम इन सारी ही चीजों में फंस जाती हो तो तुम पढ़ाई कैसे कर पाओगी और पढ़ाई अगर नहीं करोगी तो जॉब कैसे लगोगी और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से राजलक्ष्मी काफी सारी बातें अपनी बेटी को बताती है। उसे पक्का विश्वास हो चुका था कि उसकी बेटी उसकी बातों को समझ चुकी है और उसके बाद टाइम आता है 29 अप्रैल 2025 का, जब रात का टाइम हो चुका था और राजलक्ष्मी की बेटी अपने मामा के पास फोन करती है राजलक्ष्मी के भाई के पास और उन्हें बताने लगती है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है, ये इसे लेकर पास के हॉस्पिटल में जा रही है, वो भी जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। राजलक्ष्मी का भाई इस बारे में काफी अच्छे से जानता था कि इसकी बहन को हार्ट की प्रॉब्लम है। आज से तकरीबन 2 साल पहले भी इसे हार्ट अटैक का एक झटका आ चुका है, लेकिन उस टाइम इसकी जान बच गई थी। ये काफी अच्छे से वापस अपने घर पर आ गई थी, लेकिन दोबारा से इसे अब हार्ट अटैक आ चुका है। तो जिस भी हॉस्पिटल में वो गए थे वहां का अता पता लेकर राजलक्ष्मी का भाई वहीं पर जा पहुंचता है। इस टाइम राजलक्ष्मी की बेटी जो उसकी पुरानी फाइल थी, जब उसे 2 साल पहले हार्ट अटैक आया था, वो सारी की सारी फाइलें लेकर डॉक्टर को ले जाकर दे देती है और ये बात कहती है कि इसकी माँ को हार्ट अटैक आया है, इन्हें पहले भी करीबन 2 साल पहले हार्ट अटैक आ चुका था, तो प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी इनका इलाज शुरू कर दीजिए और इनकी जान बचा लीजिए। लेकिन जब तक राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तब तक वो अपनी जान गंवा चुकी थी। डॉक्टर्स ने नॉर्मली उसकी हार्ट बीट को चेक किया, उसे बचाने के लिए वो जिस भी तरीके से उसे इंजेक्शन दे सकते थे, दवाइयां दे सकते थे, वो सारी ही दवाइयां दे लेने के बाद भी जब राजलक्ष्मी पूरे तरीके से अपनी जान गंवा चुकी थी तो डॉक्टर्स ने उसे डेथ घोषित कर दिया। राजलक्ष्मी का भाई तब तक वहां पर पहुंच चुका था और राजलक्ष्मी की बेटी अपने मामा के गले लगकर इस टाइम रो रही थी। उसने सारी की सारी बातें बताई कि अब रात को हम लोगों ने बस खाना ही खाया था, उसके बाद मैं सोने के लिए जा रही थी, इसी टाइम मैंने देखा कि मम्मी ने अपने छाती पर हाथ रख रखा है और इन्हें काफी ज्यादा पसीना आ रहा है। तो मैं समझ चुकी थी कि इन्हें 2 साल पहले भी हार्ट अटैक आया था, तो बिल्कुल वैसी ही हालत अब इनकी बन चुकी है। तो मैंने इनकी पुरानी जितनी भी रिपोर्ट थी वो सारी की सारी उठाई और हम लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही इन्होंने अपनी जान गंवा दी। मैंने एम्बुलेंस के पास कॉल किया था, लेकिन एम्बुलेंस वाले जब तक वहां पर पहुंच पाते ये अपनी सुध बुध खो चुकी थी और उसके बाद अब तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि इन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ये सारी ही चीजें जैसे ही उसके भाई को पता चलती है तो अगले ही दिन 30 तारीख को राजलक्ष्मी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सारे के सारे विधि विधानों के साथ उनके सभी के सभी जो रीति रिवाज थे वो कर दिए जाते हैं। वैसे तो ये पूरा ही मामला अब बिल्कुल शांत हो चुका था, लेकिन इस घटना को बीते हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं बीता था कि उसके बाद राजलक्ष्मी
राजलक्ष्मी के भाई ने पुलिस के पास कॉल किया और ये बात बताई कि जनाब आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी। पूरी की पूरी घटना बताई कि कुछ इस तरीके से उसकी बहन को हार्ट अटैक आया था, लेकिन असल में उसका ये मानना है कि उसे हार्ट अटैक नहीं आया, जबकि उसका तो कत्ल हुआ था। पुलिस वाले राजलक्ष्मी के भाई से सारी की सारी बातें डिटेल से पूछने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनका कत्ल ही हुआ था। तो उसने बताया कि आज वो जब अपनी भांजी के पास यहाँ पर आया हुआ था तो इसने इसका मोबाइल चेक कर लिया। इसके ऊपर बार बार मैसेजेस आ रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिरकार इतने सारे मैसेज किसके आ रहे हैं। उसके बाद मैंने वो पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री पढ़ी और उसके बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसकी बहन ने जब हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी थी तो ये बात तो है कि उन्होंने उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया था, क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास था कि उन्होंने अपनी जान जरूर हार्ट अटैक के चलते ही गंवाई होगी। तो पुलिस ऑफिसर्स ने पूछा कि ऐसा आपने उस चैट में क्या पढ़ लिया, और उसके बाद राजलक्ष्मी के भाई ने सारी की सारी चीजें डिटेल से पुलिस वालों को बतानी शुरू की। पुलिस जैसे ही इस केस को समझने लगती है तो राजलक्ष्मी के घर पर जा पहुंचती है और उसकी उसी बेटी को जो कि उसने गोद ली थी और इतने पिछले काफी सालों से वो उसका पालन पोषण कर रही थी, उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। और इसके अलावा उसके जो वो दो साथी थे गणेश और दिनेश साहू, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद पूरी की पूरी कहानी ये सामने आती है कि राजलक्ष्मी ने अपनी बेटी के ऊपर काफी सारी पाबंदियां लगा दी थी कि वो इन लड़कों से नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की के अंदर इस टाइम इतनी ज्यादा आग लगी हुई थी कि वो इन लड़कों से मिले बिना नहीं रह सकती थी। वो हर रोज इनसे मिलना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ राजलक्ष्मी ने तो इनकार कर दिया था कि उसकी अभी उम्र काफी ज्यादा छोटी है, आगे चलकर भले ही वो कुछ भी करती रहे लेकिन अभी उसे कुछ भी नहीं करना है। जिसके चलते इसने इन दोनों ही लड़कों के साथ चैटिंग करनी शुरू कर दी और प्लान बनाना शुरू किया कि किस तरीके से ये लोग इस महिला को बीच रास्ते से हटा सकते हैं। उसके बाद गणेश ने और दिनेश साहू ने इस लड़की को समझाना शुरू किया कि अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच रास्ते से हट जाती है तो उसके बाद हम लोग कभी भी मिल पाएंगे, रातों तक हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और जिस तरीके से कि अब तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे अपनी माँ से लेने पड़ते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, जितने भी पैसे वगैरह इनके पास हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से वो लोग इस लड़की को अब बहकाने लगते हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ अभी 13-14 साल की थी। उनकी सारी की सारी बातों को ये आंखें बंद करके मानने लगती है। और उसके बाद इन तीनों ही लोगों ने प्लान बनाया कि किस तरीके से ये लोग राजलक्ष्मी की जान ले सकते हैं। और जैसे ही 29 अप्रैल 2025 की शाम का टाइम होता है तो इस लड़की ने अपनी माँ राजलक्ष्मी के खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और उसके बाद मैसेज करके गणेश को और दिनेश साहू को उसने अपने घर पर बुला लिया था। ये दोनों के दोनों जैसे ही उनके घर पर पहुंचते हैं तो इस टाइम राजलक्ष्मी बेहोशी के कारण उसने नींद की गोलियां जो काफी ज्यादा मात्रा में खा ली थी, उसके कारण बेड पर लेटी हुई थी। उसे तो कोई सुध बुध ही नहीं थी, जिसके चलते वहां पर साइड में रखे हुए 2 तकियों से इन दोनों ही लड़कों ने उसका दम घोट दिया। उसके बाद ये दोनों ही लोग वहां से अच्छे से इस लड़की से मिल लेने के बाद वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ इस लड़की ने हॉस्पिटल में कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाया कि इस तरीके से इसकी माँ को हार्ट अटैक आया है, पहले भी एक बार आ चुका है, लेकिन उस टाइम रहते इन्हें संभाल लिया गया था। जिसके चलते जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस इनके घर पर आती है। लेकिन एम्बुलेंस के आने का असल में अगर देखा जाए तो कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि राजलक्ष्मी तो पहले ही अपनी जान गंवा चुकी थी। इसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां पर पहली नजर में देखने पर डॉक्टर्स को पता चल चुका था कि ये अपनी जान गंवा चुकी है। और जैसा कि इसकी पुरानी रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से इसे पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, तो अब की बार भी जरूर हार्ट अटैक ही रहा होगा। और उन्होंने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया। इसके मामा भी इसे वापस घर पर ले आते हैं और उसके बाद इसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। लेकिन राजलक्ष्मी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उसका पति और वो जब वहां से मंदिर से वापस आ रहे थे और उन्होंने कूड़ेदान से एक लावारिस लड़की को उठाया था,
नहीं तो उस दिन बारिश तो काफी ज्यादा तेज आने वाली थी। ये लड़की वहीं पर कूड़ेदान में ही अपनी जान गंवा देती। लेकिन राजलक्ष्मी के अंदर की ममता जाग जाती है, वो इसे अपने घर पर ले आती है, इसका काफी अच्छे से पालन पोषण करती है, जबकि इसके पति ने भी अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन दूसरी तरफ इस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसके अंदर तो शायद हवस की भूख भर चुकी थी, जिसका फायदा की उन दोनों लड़कों ने उठाया और उसके बाद इस तरीके से राजलक्ष्मी को इन लोगों ने मार डाला। अब पूरी की पूरी कहानी पुलिस के सामने आ चुकी है और इन तीनों ही आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजलक्ष्मी ने तो एक काफी अच्छा कदम उठाया था, एक लावारिस लड़की को पनाह दी थी, उसका अपनी माँ की तरह ही पालन पोषण उसने किया था। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की ने इतना बड़ा धोखा अपनी माँ के साथ कर दिया। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ ये जरूर बताएं कि ऐसी लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए। वैसे तो अभी वो नाबालिग है, जिसके चलते जरूर उसे बाल सुधार गृह में ही भेजा जाएगा। लेकिन वो दोनों के दोनों लड़के बालिग थे, उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था, तो क्या उन्होंने भी इसे समझाना नहीं चाहिए था? और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और किसी बाहरी व्यक्ति पर, अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा कभी ना करें। पूरी गली के अंदर में कम से कम 20 चक्कू मारे उसके ऊपर में, किसी ने आके बचाने की कोशिश नहीं करी गली के अंदर। 30 चक्कू कब होते हैं क्या? ऐसे कोई दुश्मन को भी नहीं मारता। टाइम था 19 मई 2025 का और जगह थी दिल्ली का रघुवीर नगर, जब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और 29 साल का कंवलजीत कौर वापस अपने घर पर आ चुका था। ये रैपिडो में काम किया करता था, इससे पहले ये फ्लिपकार्ट में काम करता था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते बाद में ये अपनी जॉब बदल लेता है। अब ये रैपिडो में काम किया करता था, गाड़ी वगैरह चलाया करता था और कभी कभार इसे घर पर आने में हद से ज्यादा लेट हो जाया करता था और 19 तारीख को भी ये कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका था। घर पर पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी पत्नी से मिलता है, क्योंकि इसका ऑपरेशन हुआ था और इस टाइम ये घर पर ही आई हुई थी। इसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी, तो अपनी पत्नी से जाकर उसका हालचाल पूछकर वो अपनी बहन के पास जा पहुंचता है। इस टाइम इसकी पत्नी तो इसके लिए खाना तैयार नहीं कर सकती थी, तो उसने अपनी छोटी बहन 23 साल की बलजीत कौर को ये बात कही कि वो तो नहाने के लिए जा रहा है, क्योंकि पूरा ही दिन काम करते करते वो बहुत ज्यादा थक चुका था, तो वो नहाकर आता है, तब तक वो उसके लिए खाना तैयार कर दे। बलजीत कौर जाकर रसोई में खाना बनाने लगती है। उसकी पत्नी इस टाइम बेड पर ही लेटी हुई थी, क्योंकि उसका जब से ऑपरेशन हुआ था वो ज्यादा हिलडुल नहीं सकती थी, तो उसकी पत्नी अपने आराम से बेड पर लेटी हुई थी कि उसी टाइम कंवलजीत की पत्नी ज्योति को और उसकी बहन को कुछ एक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कोई उनके घर पर चिल्ला रहा है और जब बलजीत कौर अपनी रसोई से बाहर निकलती है तो उसने देखा कि ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ पर उसका भाई नहाने के लिए गया हुआ था, ये सारी की सारी आवाजें वहीं से आ रही है। तो वो भागती दौड़ती ऊपर की तरफ जाने लगती है। इस टाइम ज्योति भी ऊपर की तरफ जाना चाहती थी उसी बाथरूम में, लेकिन उसके पेट का ऑपरेशन हो चुका था, जिसके चलते वो नहीं उठ पाई। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में काफी सारे सवाल उठ रहे थे कि ये जो रोने और चिल्लाने की आवाजें हैं ये तो उसके पति के द्वारा लगाई जा रही है। तो वो वहीं पर साइड में बैठकर अब सोचने लगती है कि आखिरकार ऊपर क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ बलजीत कौर तो ऊपर जा ही चुकी थी, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद जो बलजीत कौर ने देखा वो सच में ही काफी ज्यादा दिल को झंझोड़ देने वाला था। दो लोग इस टाइम इनके बाथरूम में घुसे हुए थे, जहां पर कि बलजीत कौर का भाई नहा रहा था और उन दोनों ही लोगों के हाथों में बड़े बड़े चाकू मौजूद थे। वो लोग आंखें बंद करके कंवलजीत के ऊपर हमला कर रहे थे और जैसे तैसे कर कंवलजीत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब तक बलजीत कौर ऊपर पहुंच पाती, इन लोगों ने उसके ऊपर तकरीबन 15 से 20 बार हमले कर
दिए थे। उसका काफी ज्यादा इस टाइम खून बह चुका था। वो नीचे बाथरूम में ही एक कोने में गिर चुका था। लेकिन जैसे ही बलजीत कौर ऊपर पहुंचती है तो जैसे तैसे कर वो उन दोनों ही लोगों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ इस टाइम इसके भाई ने अपने शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, क्योंकि वो तो निश्चिंत होकर नहा रहा था। तो उसने अपने भाई से ये बात कही कि वो यहाँ से तुरंत भाग जाए, क्योंकि उन्हें इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि जो दो लोग यहाँ पर इसके भाई के ऊपर हमला कर रहे हैं वो शायद बलजीत कौर को तो कुछ भी ना करें, क्योंकि इन्होंने कुछ एक दिनों पहले ही इसके भाई को धमकी भी दी थी। तो वो जैसे तैसे कर उन दोनों ही लोगों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ कंवलजीत अपनी बहन की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है। वो सीधा का सीधा इस टाइम नीचे आ चुका था। उसके बाद गली में भी वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जितने की उसके ऊपर हमले किए गए थे उसके शरीर पर चाकू लगे हुए थे, उनके कारण उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। और जब शरीर से खून ही निकल चुका है तो वो भाग कैसे पाता। उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी। वो वहीं पर अपने आस पड़ोस के लोगों को चिल्लाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। कल रात की बात है, 2 लड़के थे, घर पे आए थे, हम यहाँ पे लेटे पड़े थे। मैं ऑपरेशन हुआ था, मैं छुट्टी कर आई थी। हमने खाना वाना खाया। मेरे हस्बैंड कह रहे मैं बस नहा कर आ रहा हूँ ज्योति ऊपर से। मैं कहा ठीक है। ऊपर नहाने गए हैं, 2 मिनट बाद ही आवाजें मारी, ज्योति ज्योति। हम इतने में मैं तो उठी नहीं, मेरी नंद भगते हुए गई है वहाँ पर, तो उनको चाकू मार रखे थे। तो उन्होंने बचाव करा, हमने तो उनको नीचे भेजा जीने पे। वो भगे, जीने से नीचे भगे, पर उनको गली के अंदर चाकू मार। और फिर गली में फिर 2-4 जने इकट्ठे हुए। फिर वो चाकू, अपने एक चाकू वहीं छोड़ के गली के अंदर इधर से निकल गए। इस टाइम उनके लगभग सभी पड़ोसी सो चुके थे, लेकिन जब इसके चिल्लाने की आवाज को उन्होंने सुना तो वो लोग भी घर से बाहर निकल आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये 2 हमलावर यहाँ पर आए थे, तब तक वो लोग भी बलजीत कौर के सिर में वो चाकू मार देते हैं और अपने आप को उससे छुड़वाते हुए कंवलजीत के पास आ पहुंचते हैं। बलजीत के भी सिर में अब चाकू लग चुका था, तो जैसे तैसे कर वो लोग उसे वहीं पर गिराकर नीचे आ जाते हैं। बलजीत अब अपने आप को संभालने लगती है। दूसरी तरफ ज्योति वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। वो सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर इन लोगों को भागते हुए देख सकती थी। और वो दोनों ही लोग अब नीचे जाकर गली में, जहां पर कि कंवलजीत के शरीर पर अब एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इनके सारे के सारे आस पड़ोस वाले लोग अब अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ चुके थे, लेकिन उन दोनों लोगों के ऊपर वो लोग किसी भी तरीके से कब्जा नहीं कर पाए। और इनके आस पड़ोसियों के सामने वो दोनों ही लोग जो कि अपने हाथों में इस टाइम चाकू लेकर आए थे, कंवलजीत को दोबारा से मारना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों ने तकरीबन इसके शरीर पर 25 से 30 हमले किए थे, जिसके बाद कंवलजीत पूरे तरीके से अधमरा हो चुका था। कोई ही सांस अब उसे आ रही थी। और उसके बाद बलजीत कौर दोबारा से नीचे आ जाती है और वो उन लोगों के साथ संघर्ष करने लगती है कि वो जल्द से जल्द उसके भाई को छोड़ दें। वो उनके सामने रिक्वेस्ट करती है। आप जानती हैं लड़के? यार यहीं पे रहते हैं, इन्होंने पहले भी 3-4 मर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। पहले ही मेरे भाई से लड़ाई हुई थी, उसका सिर फाड़ा था, टांग के आए थे, हमने कंप्लेन कराई, कोई एक्शन नहीं उठाया। 6-7 महीने पहले की बात है, तब भी हमें घर भेज दिया। तब एक्शन उठाते मेरा भाई बच्चा था। 11:30 बजे जब लड़के आए तो क्या सीधा चाकू मारने शुरू कर दिए? मेरा भाई नहा रहा था नंगा, वो ऊपर गए सीधा, ऊपर उसको बाथरूम में मारे हैं। वो भाग के नीचे आया, मैंने उसे बचाया, मेरे चाकू मारा सर पे। मैंने लड़कों को पकड़ा, मैंने अपने भाई को नीचे भाग, नंगा था, वो यहाँ पे आके गिर गया, उसके चाकू लगे हुए थे। फिर मैं जितनी देर में नीचे आई उसके इतने चाकू मार दिए, 30 चाकू मारे हैं। 30 चाकू कब होते हैं क्या? ऐसे कोई दुश्मन को भी नहीं मारता। दूसरी तरफ ज्योति और कुछ तो नहीं कर सकती थी। उन दोनों ही लोगों के सामने वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके पति को वो कुछ भी ना करे और वो उसे जिंदा छोड़ दें। बाद में तो कंवलजीत का मामा भी यहाँ पर आ चुका था। जैसे तैसे कर पुलिस के पास कॉल किया जाता है। दूसरी तरफ इन दोनों को ही उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका इलाज कुछ एक देर तक ही
चलता है, जिसके बाद कंवलजीत अपनी जान गंवा देता है। और जैसे ही बलजीत को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और उसके बाद तो पुलिस ऑफिसर्स उस जगह पर जा पहुंचते हैं और बलजीत से और इसकी फैमिली से जब पूछताछ करनी शुरू की जाती है तब जाकर पूरी की पूरी कहानी सामने आती है कि आखिरकार ये लोग कौन थे, क्यों इन लोगों ने इतनी ज्यादा रात को आकर इसके ऊपर हमला किया था। पुलिस को पता चलता है कि ये सारा का सारा मामला तकरीबन 2 साल पुराना है, जब कंवलजीत की बहन बलजीत कौर यहीं पर इनके पड़ोस में मौजूद एक दुकान पर गई हुई थी और वहां पर 2 से 3 लफंगे लोग किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। तो इसी बात को लेकर बलजीत कौर और उन लोगों के बीच थोड़ी तू मैं हो जाती है और उसके बाद बलजीत कौर वापिस अपने घर पर आ जाती है। लेकिन जब वो यहाँ पर वापिस अपने घर पर आ ही रही थी तो पीछे से उस लड़के ने इसे गाली दे दी। और जैसे ही शाम को कंवलजीत अपने फ्लिपकार्ट वाली जॉब से वापस घर पर पहुंचता है, क्योंकि उस टाइम वो फ्लिपकार्ट में लगा हुआ था, तो इनके पड़ोसियों ने ये सारी की सारी बातें कंवलजीत को बता दी कि भाई आज तेरी बहन यहाँ पर सामान लेने के लिए आई हुई थी। तो यहाँ पर आंसू के साथ उसकी थोड़ी तू मैं हो गई और बाद में वो उसे गाली दे रहा था। तो कंवलजीत इस बात को सहन नहीं कर पाया, वो सीधा का सीधा आंसू के पास जाता है और उसे 2 चांटे लगा देता है और उसे धमकाते हुए कि वो उसकी बहन के बारे में कोई भी उल्ट सुल्ट बात ना बोले वापिस अपने घर पर आ जाता है। झगड़ा ये 2 साल पहले की बात है, ये कोई मैटर नहीं था। हम गणेश जी रखते थे, किसी और की लड़ाई थी, कुछ भी बात नहीं थी। फिर मेरी नंद गई दुकान पे सामान लेने के लिए, तो उसने ना मेरी नंद को गाली बक दी। तो किसी यार दोस्त ने मेरे हस्बैंड को बताया कि तेरी बहन को उसने गाली बकी है। फिर मेरे हस्बैंड गए, उसने 2 चांटे मारे उसको। फिर उसके बाद 6 महीने बाद ही होली पड़ी थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का सर फाड़ दिया था। तो हमने पुलिस केस करा, तो पुलिस केस वालों ने बोला कि तुम्हारे बच्चे हैं, ये है वो है, तो ना केस वापस ले लो, लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि बड़ा हो गए तो कोई फायदा नहीं है। तो केस हमने वापस ले लिया था। फिर कुछ नहीं, फिर क्या कहते सब सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। बाहर मिलते थे, हमें डर लगता था कि कहीं से कुछ कर ना दे, कुछ ना कर दे। आए दिन उनका यही काम है। लेकिन आंसू इस बात को अपने दिल पर काफी ज्यादा गहराई से ले लेता है और उसके बाद वो अपने जितने भी यार दोस्त थे उनके साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर कंवलजीत के घर पर आ पहुंचता है और यहाँ पर आकर इसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से धमका कर जाता है कि अगर उसने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की या फिर उसके बीच रास्ते में आने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इसी बात को लेकर कंवलजीत बाद में आंसू के ऊपर केस भी कर देता है। लेकिन उस टाइम जो पुलिस की सबसे बड़ी गलती रही थी वो ये थी कि उन्होंने कंवलजीत की ही फैमिली को समझाना शुरू किया। उन्होंने ये बात कही कि इनका कुछ नहीं जाने वाला, ये तो गुंडे बदमाश हैं, तुम्हें अपना केस वापस ले लेना चाहिए और जिस भी तरीके से हो इनके साथ आपको सुलह कर लेनी चाहिए। कंवलजीत बिल्कुल अकेला था, इसके साथ इसका भाई वगैरह नहीं था। तो दूसरी तरफ इसकी पत्नी का भी यही कहना था कि हमारे कोई भी सपोर्ट में नहीं है, तो हमें केस वापस ले लेना चाहिए। जिसके चलते पुलिस के कहने पर अपने परिवार के दबाव में आकर वो केस वापस ले लेता है। लेकिन ये सारा का सारा मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि इस घटना से तकरीबन 6 महीने पहले भी वो अपने कुछ एक साथियों के साथ इसके घर पर आया था। इन्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से इन्हें धमकाने की उसने कोशिश की थी और उस टाइम भी उन्होंने यही बात कही थी इनके किचन में जाकर वहां से एक चाकू उठाकर लाकर कि उसके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। उस टाइम बलजीत कौर बीच में आ जाती है, कंवलजीत की छोटी बहन, और उसी ने पूछना शुरू किया कि आखिरकार तुम चाकू दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो, आखिरकार तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, तुम अभी दिखा दो कि तुम दिखाने वाले क्या हो। तब तो इन सारे ही लोगों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। तब तक कंवलजीत के मामा यहाँ पर आ चुके थे और आंसू और उसके दोस्तों को भी पक्का विश्वास हो चुका था कि ये लोग अब काफी ज्यादा हो चुके हैं। अगर ये लोग टाइम से यहाँ से अगर नहीं निकलते हैं तो हो सकता है तो ये लोग इन्हें ही पीटना शुरू कर दें और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मेरे ऑपरेशन से 2 दिन पहले की बात है। हम ऊपर खाना वाना खा रहे थे, हम ऊपर ही खाते फैमिली खाना, ऊपर खाना खा रहे थे। 4-5 लड़के ऊपर आए तो मेरे हस्बैंड बाहर रसोई के पास खड़े थे। तो एक लड़का सीढ़ियों पे खड़ा हो गया उस साइड, मतलब 4 जनों ने घेर रखा था उनको। मतलब हमें ये नहीं दिखा रहे कि हम उनको कुछ करने आए हैं, बस वो ना ऐसे बातें ऐसे कर रहे कि मतलब बातें समझ में आ रही थी सारी कि क्या कहना चाह रहे हैं। करना है फिल्म, करना है फिल्म कर, जल्दी ये करना है ये कर।
तो इतने में मेरी जो नंद है बलजीत कौर, उसने ना बोला कि क्या करने आया, बता क्या करेगा तू। तो हमारे चूल्हे के पास जो चाकू था ना, वो चाकू उठा कर, तुम ना ज़्यादा मत बोलो ना तो तुम्हारे को ना चाकू मार दूंगा। तो उन्होंने बोला कि तुम वो चाकू मारेगा, चल तुम मार मेरे। ऐसे करके वो हमारे को पूरी फैमिली के साथ देखा तो चुपचाप नीचे चले गए। पर उसने ये बोल के गया था मेरे आदमी को कि ना सन्नी आगे से पी मत लेना तो तेरे को बहुत बड़ी चोट हो जाएगी, ऐसे बोल के गया था मेरा आदमी। लेकिन उसके अंदर की वो रंजिश अभी भी अंदर ही बसी हुई थी, जिसके चलते 19 मई की रात को वो अपने एक दोस्त के साथ चाकू लेकर इनके घर पर आ पहुंचता है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या रात को वहां पर बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ये घर पर पहुंचता है तो अपने चाकू लेकर ये इनके पीछे पीछे आ जाते हैं। कंवलजीत की पत्नी ज्योति ने इन सारी ही चीजों के बारे में डिटेल से बाद में पुलिस वालों को बताया। दूसरी तरफ उसके मामा का भी कहना था कि उसने इस गली को बिल्कुल अपने परिवार की तरह माना था। अगर छोटा सा भी अगर फंक्शन होता तो उसका ये कहना था कि वो अपनी गली वाले लोगों के बिना इसे सेलिब्रेट नहीं करने वाला है। तरह तरह से वो अपने गली वालों की मदद किया करता था। इनके लिए तरह तरह की वो सवामनी वगैरह लगाया करता था। खाने पीने की चीजें हुई या फिर और तरह की कोई मदद वगैरह हुई, उसमें वो कमी कभी भी नहीं छोड़ा करता था। लेकिन जिस दिन उसे असल में मदद की जरूरत थी तो उस दिन इस गली में से सारे के सारे लोग वहीं पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उसकी मदद के लिए सामने कोई भी नहीं आया। कंवलजीत नहा रहे थे, ओपन थे उस टाइम के ऊपर में, उसके तन के ऊपर में एक भी कपड़ा नहीं था। और जैसे ही लड़के आए यहाँ पे उसकी बहन ने आवाज मारी, सन्नी भाई कोई बात देखा था, क्या हुआ ऐसे में बोला उसने। और तुरंत उसी वक्त वो लड़के ऊपर में भगाए और उसको सन्नी को भी आके चक्कू मारे और लड़की को भी नीचे छेड़खानी करने। लड़की ने इसमें पकड़ा, कह रही भाई ये होगा, कहता है इसको मारूंगा, पकड़ रुक जा। उसकी बहन ने पकड़ लिया, कहती भाई भाग जाए यहाँ से, इसके हाथ चक्कू आएंगे, भाग। वो नीचे भगाएगा सर, उसके पीछे पीछे लड़के दोनों भगे। उसकी बहन के सर पे चक्कू मारा, इतने बड़े बड़े चक्कू थे उनके हाथ में। उसकी बहन के सर पे चक्कू मारा, उसकी बहन नीचे गिर गई। उसी वक्त उसने उनकी सन्नी के पीछे भागे, उसको बीच गली के अंदर वो गिर गया। गिरने के बाद उसके सर के पीछे बैठ के फिर थाड़ मारा। उसकी बहन आई नीचे आके, कहती भाई मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, कम से कम कोई मेरे भाई के रहम तो कर लो। नहीं छुड़वाएंगे, कोई गली वाला कोई नहीं आया बचाने। पूरी गली के अंदर में कम से कम 20 चक्कू मारे उसके ऊपर में, किसी ने आके बचाने की कोशिश नहीं करी। गली के अंदर पूरी गली को खाना खिलाता था वो, पूरी गली को, पूरे बच्चों को खाना खिलाता था। यहाँ के कुछ भी करता था, बोलता था पूरी गली करेगी, पूरी गली खाएगी मेरी, पूरी गली को करता था। पूरी गली से जाके सवाल पूछा, तेरे घर में उसके घर का खाना नहीं खाएगा, उसके घर का नमक नहीं खाया तूने, बच्चे की पार्टी हुए कुछ हुए तो पूरी गली आएगी। और ये चीज सच में ही बहुत ज्यादा खराब है कि एक गली में सारे के सारे लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक घर परिवार के ऊपर जब नौबत आती है, मुसीबत आती है, तो वो लोग उनकी मदद करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने घर के बाहर बैठकर उनकी मुसीबतों का मजा लेने लगते हैं। और उसके बाद तो एक दिन ऐसा भी आता है जब ये मुसीबत जो कि उनके पड़ोसियों के यहाँ पर आई हुई है, वो एक ना एक दिन इनके पड़ोसियों तक भी जा पहुंचती है, जो कि उस दिन वहां पर बैठकर बड़े ही मजे से चस्का ले रहे थे। और उसके बाद असलियत में उन्हें फील होता है कि आखिरकार जब ये लोग पड़ोसी आराम से बैठकर मजा उनका लेते हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। एक जो गली है वो बिल्कुल एक परिवार की तरह होती है, तो किसी के ऊपर भी अगर कोई खतरा आता है, कोई मुसीबत आती है, तो उन्हें मिलकर उसका साथ देना चाहिए, ताकि जो हमला करने वाले हैं या फिर इन लोगों के ऊपर मुसीबत आई हुई है वो लोग आसानी से इससे उभर पाए। वहां पर सिर्फ 2 ही लोग इसके ऊपर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन इनकी गली में पता नहीं कितने सारे लोग मौजूद थे। अगर 10 लोग एक व्यक्ति को पकड़ लेते तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन उस बेचारे कंवलजीत की उस टाइम जान बच जाने वाली थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो उसकी पत्नी बेसहारा हो चुकी है, उसके दोनों ही बच्चों का पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। इनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ कमाने वाला कंवलजीत ही था, अब इसकी बहन का क्या होगा, ये सारे के सारे सवाल अभी भी यूं के यूं बरकरार हैं। लेकिन अगर इनके पड़ोस वाले थोड़ी सी अगर हिम्मत कर लेते तो कंवलजीत की जान बच जाती और उसके बाद तो कोई भी समस्या आने वाली ही नहीं थी। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन खास तौर पर जो वहां पर खड़े होकर तमाशा उनके पड़ोसी देख रहे थे उनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर मुसीबत आती है, आपके अगर वो परिवार का है या फिर आस पड़ोस का है, तो हो सके उतनी उसकी कम से कम मदद तो करने की कोशिश करें, क्योंकि सामने वाला तो उस टाइम उस बीमारी से, उस दिक्कत से जूझ रहा है, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब भी एक मुसीबत आती है तो वो एक आदमी को पूरे तरीके से बावला बना देती है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने आस पड़ोस में रहने वाले अपने करीबियों का ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ।